सबका मैं उत्तर देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन एक दो बात मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा कि एक तो बात ये हमें समझनी चाहिए कि फांसीवाद के अलग-अलग स्वरूप होते हैं। ये सोचना कि हर देश में उसी प्रकार का फांसीवाद होगा, वो ठीक नहीं है। उस समय भी इटली का फांसीवाद था, वो एक बहुत पिछड़े हुए मुल्क का फांसीवाद था। स्पेन का एक और तरह का फांसीवाद था, जो जैसे तैसे सन 75 तक घिसट पाया। जापान का एक अलग प्रकार का फांसीवाद था, जर्मनी का एक बिल्कुल दूसरा स्वरूप था। तो ये सोचना कि सबके एक प्रकार का स्वरूप होगा, वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। तो वो एक तो बात, तो अगर हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो वो उस तो यहाँ जो जिस प्रकार के की जो ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल ही फांसीवाद, अगर कभी ऐसी समस्या, ऐसी इस प्रकार की स्थिति आ गई कि वो पूर्ण रूप से विकसित हो पाए, और हम समझते हैं कि कम्युनिस्ट होने के नाते हम समझते हैं कि ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लोगों का संघर्ष है, जो आम लोगों का संघर्ष है, जो मजदूरों का संघर्ष है, जो किसानों का संघर्ष है, वो उस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं होने देगी। तो जी हाँ, वो बिल्कुल है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो लेकिन ये जो आपने प्रश्न करा ना कि ये क्या कि ये पूंजीवाद और अर्थव्यवस्था से किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो एक चीज जो फांसीवाद में है कि राज्य इतना शक्तिशाली बनाया जाए कि उसमें वो, और काहे के लिए शक्तिशाली बनाया जाए कि जो श्रमिक हैं उनके आंदोलन ना हो सके। अगर उनके आंदोलनों को आपको कुचलना है तो एक शक्तिशाली इस प्रकार का फांसीवाद का एक अर्थ ये होता है कि उसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी स्वरूप हो उसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ट्रंप की भी वही प्रयास हो रहा है, किस तरह से कांग्रेस को बाईपास कर दिया जाए। ये ट्रंप का मतलब अमेरिका में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो वहां पर जो दक्षिणपंथी हैं उनको भी उसने एक तरफ किनारे करके और एक बिल्कुल दूसरे प्रकार का पूंजीवाद और साम्राज्यवाद विकसित करने की कोशिश कर। तो ऐसा राज्य हो जिसमें कोई डेमोक्रेसी का स्थान ना हो, ये एक चीज होगी। अभी तो इलेक्शन होता है, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अगर हो भी तो वो बिल्कुल उसका कोई अर्थ ना इलेक्शन। तो किस तरह से राज्य का उसकी सत्ता का प्रयोग करके और श्रमिकों के और जो वर्ग हैं उनके जो अधिकार हैं, तो उसमें अल्पसंख्यक भी आ जाते हैं, उसमें और भी वो लोग आ जाते हैं जो उस राज्य को चुनौती, उस सत्ता को चुनौती देने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि वामपंथी आंदोलन हमेशा इस प्रकार की सत्ता, इस प्रकार के राज्य के विरुद्ध लड़ते रहेंगे, इसलिए वो बहुत अहम मेजर टारगेट होते हैं फांसीवादी शक्ति। ये कोई ये बाई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई चांस की बात नहीं है कि लेनिन को कि त्रिपुरा में भी जब हुआ तो किस तरह से, मतलब लेनिन को पहले, क्योंकि वो एक उस प्रतीक है लेनिन उस विचारधारा का, तो पहले उसको कितनी नफरत है, कितनी घृणा है, आप ये सोचिए कि इस विचारधारा से। क्यों? क्योंकि वो लोगों को संगठित करती है, आम लोगों को, जो पिछड़े हुए हैं, जो श्रमिक हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको संगठित करते हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। इसलिए इतनी घृणा है। तो हमारे लिए बाधा वो है, इसलिए इतना शक्तिशाली राज्य बना। फांसीवाद में राज्य बहुत शक्तिशाली होता है। सब स्वरूपों की जो हम बात कर रहे थे, सब में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उसमें कोई मतभेद की, किसी प्रकार के
आर्ग्यूमेंट की, डिसेंट की किसी कोई स्थान नहीं है। तभी तो आर्ग्यूमेंट नहीं है, हिस्ट्री हो चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है किताब जला दो, ये आर्ग्यूमेंट है, या उस व्यक्ति को ही मार दो जिसने वो पुस्तक लिखी, वो आर्ग्यूमेंट हो गई। तो इसलिए इस बात को हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि फांसीवाद का जिस प्रकार का उसके स्वरूप अलग अलग होगा, लेकिन उसका कुछ बुनियादी चरित्र भी है, इसीलिए हम उसको फांसीवाद कहते हैं। कि अब मेरे ख्याल से यहाँ उस बात को दोहराना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम यहूदियों की बात कर रहे हैं, जर्मनी की बात कर रहे हैं, पोलैंड की बात कर रहे हैं, तो जो अत्याचार है उनके ऊपर वो बहुत उसका बहुत ही तकलीफदेह, बहुत दुखद उसका इतिहास है। तो कंसंट्रेशन कैंप्स में किस तरह उनको मारा जाता था कुछ, लेकिन मैं एक दो आंकड़े जरूर बताना चाहूँगा कि ये जो यूरोप की जो लगभग 2/3 यहूदी आबादी थी, उसको फाशिस्ट जर्मनी ने समाप्त कर दिया। 2/3 कोई छोटा परसेंटेज नहीं। और सबसे अधिक जो उन्होंने अत्याचार करा वो पोलैंड के यहूदियों के साथ करा, जहां लगभग 90% यहूदी मार दिए। 90%। थोड़ा सा इस पर मेरे ख्याल से हम लोग कई बार पूरी तरह से ये बात रजिस्टर नहीं हो पाती कि एक समुदाय की लगभग 90, ये जेनोसाइड और एथनिक क्लींजिंग की जब बात करते हैं तो 90% यहूदी पोलैंड में जो थे, लगभग 30 लाख के करीब, वो उनको मार दिया। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जब यहूदियों की बात की जाती है कि किस तरह से उनको, और सबसे अधिक कंसंट्रेशन कैंप भी पोलैंड में ही थे, सबसे अधिक कंसंट्रेशन कैंप। जर्मनी में शुरुआत करी, लेकिन सबसे अधिक जो कंसंट्रेशन कैंप थे, सबसे जो भयानक किस्म के जो वो थे कंसंट्रेशन कैंप्स में, जो जो एक्सपेरिमेंट शब्द का प्रयोग करना भी जो है मेरे ख्याल से वो बहुत ही इनह्यूमन होना है, इनसेंसिटिव होना है, कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि लोगों को कैसे एफिशिएंटली मारा जाए और कैसे उनको उनके जो ह्यूमन बॉडी के जो अलग अलग हिस्से हैं उसका कैसे प्रयोग करा जाए। तो वो बहुत बहुत भयानक इतिहास है। तो पोलैंड के साथ जो हुआ, और आज, और यही पोलैंड में किस तरह से बाद में समाजवादी जो और कम्युनिस्ट जो थे वो सत्ता में आए, और आज वो स्थिति आ गई है कि पोलैंड में अपने आप को कम्युनिस्ट कहना काफी कठिन है, क्या खतरनाक भी है। चेकोस्लोवाकिया में तो, चेक रिपब्लिक में तो आप कह ही नहीं सकते। तो लेकिन इस बात और इसके चलते ये जो सलूशन क्या दिया साम्राज्यवाद, कि भाई अगर ये लोग यहां नहीं रह सकते, इनको तो अपने घर वापस भेज दो। उनका घर कहाँ इजराइल में है, इजराइल में फिलिस्तीनी रहते हैं, तो क्या हुआ, ये उनका ओरिजिनल घर थोड़ा ही है। मूल निवासी कौन है, कहते हैं कि मूल निवासी तो यहूदी है। किस तरह से साम्राज्यवाद, और फिर वहां की जो जिस प्रकार का राज्य स्थापित हुआ, उसने भी अपना मॉडल फांसीवाद ही रखा है, जिसका एक वर्जन है जायोनिज्म, उसका एक वर्जन। इसलिए कम्युनिस्ट होने के नाते हम लोग उस इतिहास को नहीं भुलाना चाहते हैं जो यहूदियों के साथ हुआ, जर्मनी के, पोलैंड के, और भी जो देश हैं उनके, चाहे चेकोस्लोवाकिया हो, वो चाहे हंगरी हो, बुल्गारिया हो, यूरोप के जो और देश हैं उनके जो यहूदियों के साथ हुआ है।
वो इतिहास हम नहीं भुलाना चाहते, लेकिन उसकी आड़ में किस तरह से साम्राज्यवाद ने एक नया राज्य कायम करा, ये कह करके इनका ओरिजिनल होम ये है, इनको वहां भेज दो, ये सोल्यूशन। हिटलर ने शब्द यूज करा फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन तो इंग्लैंड और ब्रिटेन और अमेरिका ने और फ्रांस ने दिया कि उनको यहां से हटा के और भेज दो वहां पर। जो गुजरात की फिल्म बनी थी फाइनल ये तो ये फाइनल सोल्यूशन है कि उनको यूरोप से हटा के और वहां भेज दो। यूरोप में उनको रहने का स्थान देने की आवश्यकता नहीं, उनको अपने घर भेजो और वहां पर विस्थापित किसको कर दो, वहां से निकाल किसको दो, जो वहां के अरब हैं, फिलिस्तीनी हैं, उनको निकाल दो। यहूदी भी हम, वैसे मैं बता दूं, ओरिजिनल भी वहां के रहने वाले यहूदी हैं। फिलिस्तीन के सब वहां से थोड़ा ही आए हैं यूरोप से, फिलिस्तीन के अपने भी यहूदी थे, मिलके रहते थे। उनका नहीं, इनको ये पूरा जो अरब फिलिस्तीनी है इनको अलग करो और पूरा देश अब इनके हवाले करो। और जिस प्रकार का राज्य, तो कई बार ये बात ये लोग सवाल हम लोग करते हैं कि यहूदियों के साथ तो इतना बुरा हुआ, आप इजराइल के खिलाफ क्यों हैं? इजराइल के जायोनिज्म या वहां का जो राज्य है उसके विरुद्ध होना और यहूदियों के विरुद्ध होना, ये दो बिल्कुल अलग बात है। और जो नाज़ी जर्मनी ने यहूदियों के साथ करा, उसकी सजा पूरे पश्चिम एशिया, केवल फिलिस्तीनियों को नहीं, पूरे पश्चिम एशिया को उसकी जो उसकी सजा मिली है। तो इस पर हम लोगों को मेरे ख्याल से काफी वो रहना चाहिए कि फिलिस्तीनी के यहूदियों के साथ बहुत बहुत उनके साथ जो अत्याचार हुआ और जो जिस तरह से उनको नष्ट किया गया उनकी आबादी को, ये जेनोसाइड शब्द जो आसानी से प्रयोग हो जाता है, क्या होता है वो पोलैंड में हुआ। और यही प्रयास था लेनिनग्राड में भी, क्योंकि इसको खत्म कर दो, हमें ये आबादी, हमें लेनिनग्राड के लोग चाहिए ही नहीं, वी वांट टू किल देम, वी वांट टू किल देम, हमें चाहिए ही नहीं है इनका सरेंडर फरेंडर, ये सब नहीं चाहिए, हम इनको खत्म कर देना चाहते हैं। प्रतीक बनेगा ये कि अगर यहां से कम्युनिस्ट क्रांति शुरू हुई है तो वहां के लोग भी नहीं रहेंगे। तो इन चीजों को मेरे ख्याल से साम्राज्यवाद की जो मैं आपसे कह रहा था कि उसके इतने पाप हैं कि उसको हम लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि उसको आसानी से गिनवा पाए।